नमस्कार बच्चों। भौतिक भूगोल में जलमंडल वाला जो भाग है उसमें हम विभिन्न टॉपिकों को हम पढ़ते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है महासागरीय निक्षेप। महासागर, जैसा कि आपको पता है, 3 बड़े महासागर है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। इन महासागरों के तलों के ऊपर विभिन्न प्रकार के असंगठित अवसाद यहाँ देखने को हमको मिलते हैं। इन अवसादों को विभिन्न प्रकार के कैटेगरीज में यहाँ बांटा गया है। अब महासागरीय नितल, जिस पर पाए जाने वाले अवसादों के जमाव को हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। इस विषय के अंतर्गत केवल उन निक्षेपों का ही अध्ययन करते हैं हम जो असंगठित अवसादों के रूप में होते हैं तथा शैल के रूप में नहीं होते हैं। ये पदार्थ कई प्रकार के होते हैं तथा कई स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। धरातलीय भाग के अपरदन से प्राप्त अवसाद नदियों, पवन आदि के द्वारा महासागरों में लाए जाते हैं। ज्वालामुखी का उद्भेदन भी कुछ अवसाद प्रस्तुत करता है। इसके अलावा महासागरों में मिलने वाले जीवों, वनस्पतियों आदि के अवशेषों से भी ये अवसाद हमें प्राप्त होते हैं। इनमें कई कैटेगरीज हैं जिनमें हम बात करते हैं तो तट तलवासी या नैरेटिक पदार्थ, जो कि सागरों में मिलने वाले जीव जंतुओं के अवशेषों से प्राप्त पदार्थों को हम नैरेटिक पदार्थ कहते हैं। इनका जमाव मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाया जाता है। पहले हम पढ़ चुके हैं महासागरों के तल के बारे में। उनके जो सबसे प्रारंभिक वाला जो भाग है उसे महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। इनके ऊपर प्राय भूमिज जमाव का आवरण पाया जाता है। इसके अंतर्गत मोलास्क जीव के कोष तथा टुकड़े, रेडियोलेरिया के अस्थिपंजर तथा स्पंज की कंटिका, चूना प्रधान एवं अम्ल प्रधान वनस्पति के अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद में जब हम देखते हैं, जैसे अगाध सागर के अंदर या पेलेजिक पदार्थ जिनको हम बोलेंगे, इसके अंतर्गत मिलने वाले शैवालों से निर्मित पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में ये पदार्थ पंख के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें ऊज कहा जाता है। चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें 2 प्रकारों में हम विभाजित कर सकते हैं। अब इनके अंदर प्रधानता होगी, जैसे चूने की होगी या सिलिका की होगी, उसके आधार पर हम इनको वर्गीकृत करते हैं। चूना प्रधानता वाले जो ऊज हैं उनमें चूने के अंश की अधिकता के कारण ये पदार्थ गहराई पर नहीं पाए जाते, क्योंकि ये शीघ्र ही घुल जाते हैं। इनकी स्थिति 1000 से 2000 फैदम के बीच महासागरों की तली पर पाई जाती है। प्रमुख जीव के आधार पर चूना प्रधान ऊज को हम पुनः 2 भागों में बांट देते हैं। पहला है टेरापोडूज, दूसरा है ग्लोबिजेरेना ऊज। टेरापोडूज महत्वपूर्ण मोलास्क जीव टेरापोड द्वारा इस ऊज का निर्माण होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट 80% तक पाया जाता है। इन जीवों के कोष पतले, जिनका व्यास आधा इंच तक होता है। ऐनवर्ती सागरों के गर्म जल में यह ऊज 300 से 1000 फैदम के बीच पाई जाती है। इसकी स्थिति मुख्य रूप से मूंगे वाले क्षेत्रों में
पाई जाती है। अधिक गहराई पर यह अदृश्य होने लगते हैं। क्यों कहने का मतलब है कि यह छिछले या महाद्वीपीय मग्न तटों के सहारे सहारे ये पाए जाते हैं। इनका जमाव प्रशांत महासागर के पश्चिम तथा पूर्वी भागों में, ओजोर्स के आसपास, कनारी द्वीप, एंटलीज, रूम सागर के मध्यवर्ती अंतसागरीय कटक तथा हिंद महासागर में इनका जमाव देखने को हमको मिलता है। दूसरे प्रकार के हैं ग्लोबिजेरेना ऊज। इसका निर्माण मुख्य रूप से चूना प्रधान ग्लोबिजेरेना जीव के कोश से होता है। इसका रंग दूध या सफ़ेद होता है, परंतु इसके अलावा इसका रंग नीला, भूरा, पीला या हरा भी हो सकता है। इसकी रासायनिक संरचना में कैल्शियम लगभग 64%, सिलिका तत्व 1.664% या प्रतिशत एवं खनिज इसके अंदर लगभग 3.33 के आसपास पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज ग्लाइकोनाइट होता है। इस ऊज की स्थिति 2000 से 4000 फैदम के बीच पाई जाती है। इसका जमाव अटलांटिक महासागर के उष्ण एवं शीतोष्ण भागों तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ये तो थे चूना प्रधान ऊज। अब इसके अलावा जो वो हैं वो सिलिका प्रधान ऊज। सिलिका अंश की अधिकता के कारण इन्हें सिलिका युक्त ऊज भी कहते हैं। चूने की कमी के कारण ये ऊज जल्दी घुलती नहीं है। इनको भी हमने उपविभागों में बांटा हुआ है। इसमें मिलने वाले जीव के नाम के आधार पर इनको बांटा गया है। जैसे रेडियोलेरियन ऊज, डाइटम ऊज, ये सिलिका प्रधान ऊज हैं। रेडियोलेरियन ऊज का निर्माण रेडियोलेरिया, डाइटम व फोरा नीमीफेरा जीवों के अवशेषों से होता है। इसमें सिलिका अंश अधिक तथा कैल्शियम कार्बोनेट का अंश कम होता है। गहराई के साथ चूने का अंश घटता चला जाता है। यह ऊज उष्णकटिबंधीय सागरों में 2000 से 5000 फैदम की गहराई तक पाई जाती है। प्रशांत महासागर इनका अधिक क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा हिंद महासागर के पूर्वी भागों में तथा अटलांटिक महासागर में छुटपुट रूप से ये पाई जाती है। दूसरा प्रकार का है डाइटम ऊज। डाइटम ऊज का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेषों से होता है। इसमें मृत्तिका का अंश भी पाया जाता है। सिलिका का अंश अधिक होता है। इसमें कैल्शियम का अंश केवल 3 से 30% ही होता है। स्थल के पास इसका रंग लाल होता है तथा स्थल से दूर इनका रंग पीला या मटमैला होता चला जाता है। सूखने पर इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। अटलांटिका महाद्वीप के चारों ओर दक्षिणी एवं उत्तरी प्रशांत महासागर में 600 से 2000 फैदम की गहराई तक डाइटम ऊज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के हैं वो हैं अकार्बनिक पदार्थ। महासागरीय जल के तापमान में परिवर्तन के कारण रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिस कारण कई प्रकार के अकार्बनिक खनिज तथा तत्व महासागरों में धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। इनमें प्रमुख डोलेमाइट, सिलिका, लोहा, मैग्नीज ऑक्साइड, फास्फेट तथा पाइराइड, ये सभी अकार्बनिक जो खनिज हैं ये महासागरों में पाए जाते हैं। महासागरीय तली में इन पदार्थों का जमाव अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों में देखने को मिलता है या पाया जाता है। अकार्बनिक पदार्थों में जब हम इनको वर्गीकृत करते हैं उसमें देखते हैं कि लाल मृत्तिका यहाँ पर पाई जाती है। लाल मृत्तिका का सर्वाधिक
महत्व है क्योंकि अगाध सागरीय जमावों में ये सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके निर्माण में एल्युमिनियम के सिलिकेट तथा लोहे के ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक यहाँ मिलती है। इसमें ज्वालामुखी के विखंडित पदार्थों का अंश भी पाया जाता है। कुछ मात्रा में सागरीय जीवों के कम घिसने वाले भाग भी पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, सिलिका युक्त जीवों के अवशेष तथा अन्य तत्व देखने को इसमें मिलते हैं। इनका अलग अलग प्रतिशत है, जैसे कैल्शियम 6.70%, सिलिका युक्त जीवों के अवशेष 2.39% और अन्य जो तत्व हैं उसमें 85.5% देखने को मिलते हैं। अटलांटिक महासागर में 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्व हिंद महासागर तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में ये है लाल मृत्तिका के विस्तृत क्षेत्र यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। लाल मृत्तिका लगभग 2700 फैदम से अधिक गहरे वाले भागों के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर मैप दिया गया है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो ऊज हैं वो कहाँ किन क्षेत्रों में इनका विशेष जमाव है उसके बारे में विभिन्न संकेतकों के माध्यम से समझाया गया है। इनको आप देखें। जब भी कभी आपसे महासागरीय निक्षेपों के बारे में बात करें तो उनको वर्गीकरण ऊपर अभी जैसे बताया गया उसके आधार पर करें। यह वर्गीकरण और जो इन जमावों का जो क्षेत्र है या उनकी जो गहराई है या उनका रंग किस प्रकार का होता है या कैल्शियम युक्त हैं या सिलिका युक्त हैं, किस प्रकार के ऊज हैं, इनके बारे में कुछ आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी आते हैं। इसके अलावा बड़ा प्रश्न भी जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है कि महासागरीय निक्षेपों पर लेख लिखिए या वो किस प्रकार से कौन से निक्षेप महासागरीय भागों के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ वर्गीकरण जैसे जेनकिंसन के द्वारा कुछ वर्गीकरण किए गए, इनको भी आप देख लें। और ये महत्वपूर्ण विशेष रूप से ये वाला जो भाग है वो ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से पढ़ें और इससे संबंधित कोई समस्या हो आप पूछ सकते हैं।